हाँ जी मित्रों, तो स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सर, रिस्क असेस करने के लिए, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क असेस करने के लिए सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। यानी हमने ऐसे 315 में सीखा था आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपने अंडरस्टैंडिंग किसकी लेनी है, तो आप बोलोगे भाई कपड़े खरीदने जाते तो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं फैब्रिक की। अब हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी? फैब्रिन की। सर, फैब्रिन का क्या मतलब था? सबसे पहले हम समझेंगे एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपको समझनी है तो आपने बस ये देखना है कि क्या एंटिटी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये टारगेट्स वगैरह मीट कर रही है कि नहीं। क्या ये जो आपने सोचा था कि मतलब पास्ट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कैसी है। तो एग्जांपल ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर विल कंसीडर, चार तरीके के मैटर आपने इसमें कंसीडर करके चलने होते हैं। सर, क्या कि एंटिटी की परफॉर्मेंस कैसी है हमें कैसे पता चलेगा? सर, केपीआई देख के। केपीआई का क्या मतलब था? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें आपके फाइनेंशियल रेशियोज आ जाते हैं, पास्ट स्टैटिस्टिक्स, पास्ट ट्रेंड्स आ जाते हैं। अगर ये ट्रेंड वगैरह देखना है, यानी हमको पीरियड ऑन पीरियड परफॉर्मेंस चेक करनी है, हाँ सर, तो जो एंटिटी की परफॉर्मेंस है उसका पीरियड ऑन पीरियड एनालिसिस कर सकते हो। और किससे कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को? लॉजिकली बताना। सर, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन से, जो आपकी इंटरनल एक्सपेक्टेशन है और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन है। इंटरनल एक्सपेक्टेशन को आप बजट्स वगैरह बोलते हो, इसी में यही तो करते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस। प्लस आपका एक्सटर्नल परफॉर्मेंस में क्या है? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि इकरा, इकरा बड़ा क्यूट नाम है, ऐसे कि क्रिसिल, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हर एंटिटी की एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालते हैं कि इस बार हमको लग रहा है एंटिटी का प्रॉफिट इतना होगा, इस बार एंटिटी का रेवेन्यू इतना होगा। तो आप ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एज ऑडिटर देख सकते हो। ठीक है सर। ए क्या मतलब क्या था? सर, ए का मतलब था अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी सेलेक्ट और अप्लाई करती है, क्या वो ठीक लग रही है, अप्रोप्रिएट लग रही है। प्लस आप अंडरस्टैंडिंग लोगे कि क्या एंटिटी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, वेदर देयर वाज एनी चेंज, इफ यस देन द रीजंस फॉर अ चेंज देखेंगे। ठीक है सर। बी का क्या मतलब था? बी का मतलब था बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में हमने कहा हर एंटिटी की कोई तमन्ना होती है। तमन्ना मतलब ऑब्जेक्टिव्स होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से क्या चीजें रोकती हैं, उन्हीं को बिजनेस रिस्क कहते हैं। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ, 3 एग्जांपल बिजनेस रिस्क के क्या पढ़े थे? सर, हमने मोबाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बिजनेस रिस्क याद करनी थी। सबसे पहली रिस्क आई नोकिया के लिए। नोकिया में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, बट उसके हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप नहीं किया, उसके जो लोग थे वो ट्रेन नहीं करे, यानी उनके जो पर्सोनल थे और एक्सपर्टीज थी वो नहीं थी टू डील विद द चेंजेस इन द इंडस्ट्री। ठीक है सर। अगला पॉइंट क्या था? रेडमी का। रेडमी के मोबाइल कहीं पे भी फटने लग जाते हैं, एमआई वाले, ठीक है, नकली मोबाइल। तो मैंने कहा उस केस में भी तुमको ध्यान रखना है। सर, क्या ये जितने भी चाइनीज मोबाइल Xiaomi बनाता है, इस केस में क्या होता है सर? प्रोडक्ट लाइबिलिटी आ जाती है। सो तुमको याद रखना है, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आ रहे हैं उसमें देयर कैन बी चांसेस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, सो इट कैन बी अ बिजनेस रिस्क फॉर द एंटिटी। गॉट इट सर। एंड लास्ट में आपने बात करनी है वन प्लस की। अब वन प्लस भी चाइनीज ही था बट अच्छा था, तो उसमें क्या हुआ सर? जैसे जैसे कंपनी बढ़ती गई, ग्रोथ करती गई, प्रोडक्ट्स बढ़ाती गई, वो डिमांड नहीं एस्टिमेट कर पाई कि डिमांड क्या होगी। तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के केस में डिमांड वॉज नॉट एक्यूरेटली एस्टिमेटेड। क्या ये पॉइंट समझ आते हैं? हाँ सर। तीनों के तीनों पॉइंट्स आई होप सबको क्लियर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगला पॉइंट क्या था सर? प्रोडक्ट लाइबिलिटी आ जाती है न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, एंड तीसरा था एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यही तीनों पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जांपल के रूप में बिजनेस रिस्क को लेके। ठीक है, ठीक है सर। फैब हो गया। रिन का बताओ सर, रिन का क्या मतलब है? मैंने कहा रिन का मतलब है RI, दैट इज रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब भी मैं बोलता हूं रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर, तोड़ तोड़ के पढ़ो। तोड़ तोड़ के का क्या मतलब है? रेलिवेंट इंडस्ट्री में क्या आते हैं? हमारे कॉम्पिटिटर्स, पीछे वाले, आगे वाले, यानी हमारे सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स। और सर रेगुलेटरी फैक्टर्स में क्या आता है? मैंने कहा रेगुलेटरी फैक्टर्स में आती है 3 चीजें। एक तो आपका FRF, कौन से FRF के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं, बिकॉज FRF क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट ने बताया। दूसरा क्या आता है? लॉज एंड रेगुलेशन, एंड तीसरा आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि एंटिटी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह के लॉज एंड रेगुलेशन बना रही है। फिर लास्ट में आते हैं अदर एक्सटर्नल फैक्टर, यानी इकोनॉमी। इकोनॉमी में 2 चीजें, ब्याज दरें। सर, ब्याज दरें क्या होती थी? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कैसे होते हैं? इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ये आपने ध्यान रखने थे। ठीक है सर। फिर आती है एन फॉर नेचर ऑफ द एंटिटी, यानी नेचर ऑफ ऑपरेशन, एंटिटी का धंधा क्या है। व्हाट झुमका। सर, व्हाट झुमका मतलब ऊपर वाले कौन है, नीचे वाले कौन है, यानी
कौन है इसके ओनर्स, कौन है इसकी गवर्नेंस, प्लस इसने कहां कहां इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, लास्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग। सर हमें स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग क्यों देखना है, ताकि एज अ ऑडिटर आप अंदाजा लगा सको कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एबीसीडी एक्सपेक्टेड है। एबीसीडी मतलब क्या, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर एंटिटी ने डेट ले रखा है तो जनरली बैलेंस शीट में आपको लोन दिख जाएगा और पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट दिख जाएगी। तो ये बेसिक बात ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आते काम की बात पे। ये वाला पॉइंट बस रीड कर लेना काफी है। एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स जो आप कंसीडर करोगे व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी। तो मैंने कहा हम एंटिटी को नहीं समझ रहे, हम एंटिटी के कैश फ्लोज को समझेंगे। हम एंटिटी की नेचर नहीं, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बताओ सारे बच्चे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो आपने बिजनेस ऑपरेशन समझना है, एंटिटी की सप्लाई चेन, क्या कस्टमर है, क्या कस्टमर है, क्या सप्लायर है, क्या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, क्या इसकी फैक्ट्री वैक्ट्री कहां लिखा गया, हाँ ये रहा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, ये सब हम देख के चलेंगे। ठीक है सर। फिर आती है सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या एक्विजिशंस कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो सब आ जाएगा। फाइनेंसिंग मतलब कौन कौन लोग हैं जो इसको फाइनेंस कर रहे हैं, यानी इसका डेट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी बातें आप करेंगे। सब्सिडरीज वाला मेजर पॉइंट अजीब आ जाएगा इसमें। ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसमें दिखता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। तो आपने एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देख के चलना है। क्या पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ इसमें क्या आएगा, मैं देखता हूं क्या ये म्यूजिक मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा इस टॉपिक में। सर रोमा की सास। मैंने कहा रोमा की सास मतलब जब भी ऐसे आपको लाइन लिख के दें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या आपको बोल दे कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी विल प्रोवाइड यू अ टर्म ऑफ रेफरेंस, आपको एक पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने ऑडिट को प्लान करके चलना है। तो इस पूरे आंसर में हमेशा रोमा की सास की बात हो रही है। सर रोमा की सास मतलब रोमम, आ का मतलब क्या था, सॉरी मां का मतलब क्या था, मटीरियलिटी, दोनों पॉइंट आ गए। सास का मतलब क्या है, स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, कौन से एरियाज में एज अ ऑडिटर मुझे स्पेशली फोकस करके चलना है, यानी गोइंग कंसर्न असेस चेक कर रहा हूं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक कर रहा हूं, वहां फोकस करना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते वक्त भी एंटिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ए से क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड लास्ट में आता है सर अगला स किसका था, मैंने कहा अगला स आपका था सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। गॉट इट, गॉट इट सर। तो ये आपका सीधा साधा आंसर है, हो जाता है यहां पे कवर। अब सर अगला पॉइंट क्या था, फिर हमने ये डिस्कस किया था टॉपिक अबाउट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है, मैंने कहा ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। ऑडिट रिस्क का मतलब है गलत ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। गलत ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब सर ये जो ऑडिट रिस्क है किससे बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। ठीक है सर। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। अभी ऑडिटर आया नहीं, उससे पहले क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। अब ये दो कंपोनेंट से बनता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। आई थिंक हम 7th या 8th टाइम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसको मजेदार तरीके से। इनहेरेंट रिस्क क्या है, व्हाट आर द चांसेस, यानी सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन, असर्शन किसको लेके, अबाउट द एबीसीडी, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, दैट कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड। अब मटीरियली मिसस्टेटेड लिखने का लहजा क्या था, दैट कुड बी मटीरियल, ठीक है, कि सक्सेप्टेबिलिटी टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बिफोर कंसीडरिंग द कंट्रोल। अभी कंट्रोल को कंसीडर नहीं किया, उससे पहले क्या चांसेस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। इसके दो एग्जांपल बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से नहीं लगाने आते और गोइंग कंसर्न वाला, यानी बिजनेस फेलियर। फिर हमने बात करी कंट्रोल रिस्क की। इट इज अ रिस्क दैट मिसस्टेटमेंट्स in an assertion about ABCD that could be material individually or collectively, वही वैसी लाइन, it will not be prevented, detected or corrected. It will not be prevented, detected or corrected by the internal controls in a timely manner. हो गया सर। अब इसके बाद आपको बस ये समझना है कंट्रोल रिस्क और एफिशिएंसी में उल्टा रिश्ता है। अगर कंट्रोल्स एफिशिएंट है, कंट्रोल रिस्क कम होगी।
अगर कंट्रोल्स इनएफिशिएंट है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी। हो गया सर। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे होती है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। कैसी नालायकों वाली बातें कर रहे हो सर। मैंने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दो लेवल पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी ये रिस्क सबको अफेक्ट कर रही है, इट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप बोल दो इट इज एट अ अजर्शन लेवल। हम अजर्शन लेवल यानी एबीसीडी वाले लेवल पे क्यों देखते हैं, ताकि पता चल सके कितनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करनी है, कितनी टेस्टिंग करनी है। अगर रोमम ज्यादा है तो टेस्टिंग ज्यादा, अगर रोमम कम है तो टेस्टिंग कम करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्चुअल बात क्लियर है? हाँ सर। फिर मैंने बोला डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिक सी बात ध्यान रख के चलना, ठीक है सर। अब लास्ट में मैंने पूछा व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, तो आपने कहा रॉन्ग ओपिनियन। रॉन्ग ओपिनियन कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थी। When the financial statements are not materially misstated, फिर भी आपने बोल दिया materially misstated है। सर ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं भी कह रहा हूं it is insignificant, ऐसा नहीं होता। सेकेंड थिंग, ऑडिट फर्म की बिजनेस रिस्क, यानी कोई लिटिगेशन की रिस्क है, तो क्या वो भी ऑडिट रिस्क है? नहीं, वो ऑडिट रिस्क नहीं है। फिर हमने बोला असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो आपने बस इतना बोलना है सर। क्या जो आप रिस्क असेस करते हो आप उसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है सर। प्रोफेशनल जजमेंट हमने कैसे बनाई? सीए कोर्स में, यानी जो हमने नॉलेज ली, जो हमने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी, जो हमने एक्सपीरियंस लिया, उसको ध्यान में रख के हम प्रोफेशनल जजमेंट बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है सर क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? 315 का दूसरा नाम, ऐसे 315 का दूसरा नाम मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मींस आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इसमें आप चीजों की बस अंडरस्टैंडिंग लेते हो, कोई टेस्टिंग नहीं करते हो। अब इसी को एक्सपेंड करो, आइडेंटिफाई अलग, असेस द रिस्क अलग, रिस्क है तो कंट्रोल है, यानी रिस्क और कंट्रोल्स की मैपिंग करो। और लास्ट वाला पॉइंट, भूकंप, धरती हिला देने वाला पॉइंट, यानी हमें रिस्क से डर नहीं लगता, हमें सबसे पहले देखना है क्या इस रिस्क की वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकती है, लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट, और अगर मिसस्टेटमेंट होगी तो क्या उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा कि वो मटेरियल होगी। तो लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हमको देख के चलनी है। तो ये 4 पॉइंटर फ्लो आप ध्यान में रखेंगे किसका, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करने का। आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, रिलेट द रिस्क विद व्हाट कुड गो रॉन्ग और उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, एंड लास्ट में आप बोलोगे लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन आता है सर, क्या ये कहता है रोमम ज्यादा होगी कब? जब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। अगर कोई ट्रांजैक्शन रोज रोज हो ही नहीं रही तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इट इज जस्ट लाइक यू, अगर आप किसी सवाल को रोज रोज सॉल्व करते हो तो गलती होने के चांसेस कम है, बट अगर कोई सवाल अलग से आ जाए तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो रोमम इज मोर फॉर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। अब इसके 4 पॉइंट कैसे याद रखने हैं, समझना मेरी बात। मौसी से तो रोज मिलते हैं, बट मामा से कभी नहीं, कभी कभी। तो मामा से मिलना इज अ नॉन रूटीन नेचर, और मामा की नेचर कैसी है? बड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर है। जो आपके मामा है उनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर है। तो सारे पॉइंट्स जल्दी से बताओ मुझे सर। सबसे पहले तो मैनुअल इंटरवेंशन, पहला माँ क्या है? मैनुअल इंटरवेंशन इन डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो कोई आदमी कर रहा है तो वो गलती कर सकता है। फिर उसके डेटा में जो अकाउंटिंग करनी है वो मैनेजमेंट बता रही है तो वो गलती करवा सकती है, मैनेजमेंट इंटरवेंशन। एंड अगले 2 पॉइंट क्या थे? कॉम्प्लेक्स नेचर। कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो गलती होने के चांसेस वैसे ही ज्यादा रहेंगे। एंड नेचर का क्या मतलब था? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन की नेचर ही ऐसी है कि इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसेसेस नहीं बनाए जा सकते। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने थे। मामा की कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब मैनुअल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, क्लियर है सर। मैनेजमेंट इंटरवेंशन व्हेन टेलिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर अगले 2 पॉइंट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एंड नेचर ऐसी है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन की दैट इट इज टफ टू डेवलप द इंटरनल कंट्रोल्स। अब सर अगला पॉइंट, जजमेंटल मैटर। जजमेंटल है तो आप भी सही मैं भी सही, मतलब ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है तो दोनों सही। अगला पॉइंट क्या था? सब कॉम्प्लेक्स अजम्पशन है। सब कॉम्प्लेक्स अजम्पशन है मतलब इट कैन बी सब्जेक्टिव, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज अजम्पशन बेस्ड, सो देयर आर चांसेस कि इसमें गलती होगी। तो 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आती है इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन। आज तक आईसीए ने कभी पूछी नहीं है बट मुझे मजा बड़ा आता है इसको ध्यान में रखने में। इंटरनल कंट्रोल क्या है? प्रोसेस है। किसने बनाया? मैनेजमेंट ने बनाया और उसके लोगों ने। तो इट इज अ प्रोसेस डिम बाय मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। क्यों?
ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। क्या ऑब्जेक्टिव? स्कोर बड़ा होना चाहिए। हमारा स्कोर बड़ा होना चाहिए। स्कोर का क्या मतलब है? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स बचे रहे तो कंट्रोल होना चाहिए। कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, पेनल्टी ना लगे, कंट्रोल होना चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ तो स्कोर में आ गया ना, कंप्लायंस में वो आ गया। वो क्या सोच रहे हो? आर ई सोचो। आर ई का क्या मतलब था? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने, इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। एंड ई का मतलब था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये आपकी चारों बातें कंप्लीट हो गई, ठीक है सर। देन वी टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैंने कहा बहुत सिंपल है। इंटरनल कंट्रोल को समझने के सबसे पहले तो पहला बेनिफिट है, आपको ये पता चल जाता है किस चीज के लिए कंट्रोल लगाया गया, यानी व्हाट वाज द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जिसके लिए कंट्रोल लगाया गया। अब जब आपको इनहेरेंट रिस्क पता है और कंट्रोल पता है तो कंट्रोल रिस्क भी पता है, दोनों को मिला के पता चलेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों असेस करते हैं? ताकि ये पता चले टेस्टिंग कितनी करनी है, टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब आता है सर लास्ट टॉपिक दैट वी कवर टुडे, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंट्रोडक्शन कैसे दोगे इस टॉपिक का? सर इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन में आपने बोला था कि रीजनेबल एश्योरेंस देगा, तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे इट कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? ह्यूमन एरर या ह्यूमन जजमेंट। ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन जजमेंट का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ह्यूमन जजमेंट आ गया, पॉइंट ये ह्यूमन जजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। अगला पॉइंट क्या था सर? जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं जजमेंट बाय द मैनेजमेंट है कि कहां कंट्रोल लगाने, कहां कंट्रोल नहीं लगाने। इसमें क्या था? ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट था कि जब कंट्रोल्स को डिजाइन किया जा रहा है, वेन एवर देयर इज अ डिसीजन मेकिंग, तो कंट्रोल्स में हो सकता है फॉल्टी बन जाए या गलत बन जाए, ब्रेकडाउन आ जाए बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एरर। एरर किसमें था? डिजाइन इन इंटरनल कंट्रोल। अब ये एरर तुमने पकड़ा कैसे था? सर एक्सेप्शन रिपोर्टिंग से। तो वो अगले पॉइंट में आएगा कि किसी ह्यूमन को समझ में नहीं आया, किसी ह्यूमन को समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया यानी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब जिस व्यक्ति को आपने एक्सेप्शन रिपोर्ट दी उसको यही नहीं पता उसका करना क्या है, ठीक है सर। एंड अगला पॉइंट क्या था? किसी को बहुत अच्छे से समझ आया, यानी उसने उसकी बैंड बजा दी, कॉल्यूजन कर दिया। और कॉल्यूजन के दो एग्जांपल्स अपन ने जो डिस्कस करे थे क्लास में सर, वो क्या थे? एक तो था साइड एग्रीमेंट। साइड एग्रीमेंट में क्या था? इट इज लीडिंग टू इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और दूसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा दूसरा पॉइंट था आपका सॉफ्टवेयर में गड़बड़ करना। जो आपका सॉफ्टवेयर के एडिट चेक्स हैं उनको या तो उन्होंने डिसेबल कर दिया या उसको ओवरराइड कर दिया, बैंड बजा दी। तो ये आपने बस दो एग्जांपल ध्यान में रख के चलने हैं। जो इस तरह की हरकत करता है उसकी सोच कैसी है? छोटी सोच है। छोटी सोच मतलब अगला पॉइंट जो आप बोलोगे वो क्या है? स्मॉल एंटिटी। स्मॉल एंटिटी के केस में लोग कम होते हैं, क्योंकि लोग कम है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो सकती। तो क्या ये बुरी बात है? मैंने कहा नहीं। जो इकलौता स्मॉल ओनर है, जो इकलौता स्मॉल शॉप का ओनर है, वो अपनी ओवरसाइट से कंपेंसेट कर देता है। वो अपनी ओवरसाइट से, क्या यही लाइन लिखी है? जो स्मॉल ओनर है वो अपनी ओवरसाइट से ही कंपेंसेट कर देता है लैक ऑफ एसओडी को। क्लियर है? So what's up everyone, welcome to the session number 2 of the revision of chapter number 4 risk assessment and internal control। आज हमने क्या पढ़ा? components of internal control। सर components में क्या आते हैं? These are just like the body parts of a internal control। सबसे पहले क्या आती है? इसकी रूह, इसकी आत्मा, जो कि है एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट। जितना पवित्र और एथिकल कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा उतने इफेक्टिव एंटिटी के कंट्रोल्स बनेंगे। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको देखना है एज अ ऑडिटर, अंडरस्टैंडिंग लेनी है सर क्या यहां पे माहौल कैसा है, क्या यहां पे सच्चाई और अच्छाई का माहौल है, यानी देयर इज अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। अगर कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर रहेगा यानी इस एंटिटी की जो नींव है, फाउंडेशन है, बड़ी अच्छी है, फाउंडेशन ऑफ ऑल द कंट्रोल के कंपोनेंट्स विल बी वेरी गुड। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, आईसीआई जो सवाल पूछते हैं वो क्या पूछता है? वो पूछता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो आप बोलोगे कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी जैसे माता पिता वैसे बच्चे। माता पिता यानी आपने ये देखना है कि एंटिटी के जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी है कैसे, तो आप इसको बोलते हो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन। इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का एटीट्यूड कैसा है, इनकी अवेयरनेस कैसी है और इनके एक्शंस कैसे हैं विद इन द एंटिटी। तो अवेयरनेस, एक्शंस एंड एटीट्यूड। तो एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन, ये तीनों बातें आपने ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने बोला क्या इससे टोन आई? हाँ सर टोन आई। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। सो इट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस। लोगों को पता लगता है कि हाँ हमें इंटरनल कंट्रोल्स का पालन करके चलना है।
अब इसके बाद सर अगला सवाल क्या आ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो एलिमेंट्स के लिए बस आपको थोड़ी पेयरिंग ध्यान में रखनी है सर, क्या क्या थी। मैंने कहा बड़ी सिंपल है, जस्ट कंप्लीटेड विद द चार्ट। सबसे पहले सर हमें क्या करना है, हमें एक एथिकल और इंटीग्रिटी सच्चाई का माहौल बनाना है। तो इंटीग्रिटी इज अबाउट ऑनेस्टी, सो यू नीड टू कम्युनिकेट एंड इन्फोर्स। सिर्फ कम्युनिकेट करना काफी नहीं है, डंडा मार के इन्फोर्स कराना भी जरूरी है। सो कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, इसके लिए आप पॉलिसीज बनाओ, कोड ऑफ कंडक्ट लाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ एथिक्स से पेट नहीं भरता, सिर्फ एथिक्स से थोड़ी पेट भरेगा, आदमी को कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। सो देयर शुड बी अ कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस मतलब सामने वाले के पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए टू परफॉर्म द जॉब प्रॉपर्ली। अब सर ये करवाएगा कौन, मैंने कहा माता पिता। माता पिता का क्या मतलब है, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। जो टीसीडब्ल्यूजी है क्या उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हां सर उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। टीसीडब्ल्यूजी की 3 क्वालिटीज बताओ, व्हाट आर द 3 एट्रीब्यूट्स दैट शुड बी देयर इन द टीसीडब्ल्यूजी। सर सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट मिले हुए नहीं होने चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, टीसीडब्ल्यूजी की इज्जत होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए। सर रुतबा का क्या मतलब था, कहीं ना कहीं टीसीडब्ल्यूजी का वो स्टैचर होना चाहिए, उसके लिए हमारे मन में इज्जत वगैरह रहनी चाहिए, ठीक है सर। अगला पॉइंट क्या था, एक्सपीरियंस और स्टैचर हो गया। अगला पॉइंट क्या था सर, टीसीडब्ल्यूजी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक्टिविटीज चल कैसे रही हैं, यानी उसको भी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है सर। मैनेजमेंट स्टाइल एंड फिलॉसफी में आपको बस मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था सर, क्या मैनेजमेंट का एटीट्यूड अकाउंटिंग को लेके। मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है अकाउंटिंग को लेके, यानी अकाउंटिंग के 2 नाम बताओ, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो एटीट्यूड ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एटीट्यूड ओवर अकाउंटिंग। क्लियर है, क्लियर है सर। देन वी टॉक्ड अबाउट अनदर पेयरिंग, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। सर क्या आप बात कर रहे हो, हाँ हमने यही तो देखा था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, परचेज एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, एंड वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है कैसे, प्लान करके, एग्जीक्यूट करके, जो आप रोज करते हो अपनी पढ़ाई में, प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, कोई गलती हो जाती है तो उसको कंट्रोल करते हो। तो ये सब बातें आपने बस ध्यान रखनी है। फिर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हैपनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, एचआर की पॉलिसीज। तो एचआर की पॉलिसीज नथिंग बट योर स्टाफिंग वाला फंक्शन। रिक्रूटमेंट करेंगे, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज चेक करेंगे, प्रमोशन करेंगे, कंपेंसेशन देंगे, वो बेसिक बेसिक बातें इसमें आ जाती हैं। एक काम की बात बताऊं, हाँ सर ये एचआर की जो पॉलिसीज है ना, इसको लेके आपके स्टडी मटेरियल और बैक क्वेश्चंस में एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। मजा आ जाएगा तुमको क्वेश्चन करके। अब सर अगला पॉइंट पे आओ, मैंने कहा ये तो हो गया। इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का क्या मतलब है, रिस्क है तो कंट्रोल है। एंटिटी का काम है रिस्क को असेस करे और जो रिस्क काम की लगती है उसके लिए कंट्रोल लगाए। तो सबसे पहले क्या करेगी, आइडेंटिफाई द रिस्क। अब रिस्क के अंदर 2 क्वालिटीज चेक करेगी, क्या क्या इस रिस्क से गलती हो सकती है, यानी लाइक्लीहुड, एंड दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। अगर रिस्क लगता है दोनों चेक्स फुलफिल कर रही है, देन इसके लिए कंट्रोल लगाएंगे बाय टेकिंग एक्शन। बाय टेकिंग एक्शन मतलब डिसाइडिंग अबाउट द एक्शंस टू एड्रेस द रिस्क। तो बिजनेस रिस्क आ गई, उसकी 2 क्वालिटीज, सिग्निफिकेंस और लाइक्लीहुड, एंड देन टेकिंग द एक्शंस टू एड्रेस द रिस्क। अब सर इसके बाद हमने एक लप्पू सा टॉपिक पढ़ा था सर, क्या हमें एंटिटी के इंफॉर्मेशन को, सिस्टम को समझना है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है। अरे सीधा सीधा बोलो ना, अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है। तो अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले आप समझोगे ट्रांजैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉट्स। स्कॉट्स का क्या मतलब था, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, हाउ आर दीज ट्रांजैक्शंस कैप्चर्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनकी एंट्री पास होती है, तो आप बोलोगे प्रोसीजर्स के थ्रू। तो देयर आर प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, रेक्टिफाई, क्लासिफाई एंड पोस्ट द ट्रांजैक्शन टू द जनरल लेजर। बेसिकली मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस को 5 शब्दों में बोल दिया। अब जैसे जैसे प्रोसीजर चलेगा क्या अपडेट होते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोसीजर चलेगा क्या अपडेट होते जाएंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर यूज्ड टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन। अब अल्टीमेटली आपने लास्ट में देखना है एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस। मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, लेकिन डैश अभी बाकी है सर, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो जितनी भी एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज है उसके रिगार्डिंग आपने कंट्रोल्स देखने हैं। सो दिस इज द फुल फ्लो स्कॉट्स, हाउ दीज स्कॉट्स आर कैप्चर्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग सिस्टम,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए लेकिन एंट्री अभी बाकी है, यानी आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री की बात करनी है। फिर हमने बात की थी सर कंट्रोल एक्टिविटीज की। दीज आर द एक्चुअल इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं बोलूं अब तक तो हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे, कंट्रोल एनवायरमेंट, क्या उसमें कोई कंट्रोल था? मैंने कहा नहीं, माहौल था। फिर कंट्रोल आते कब है? जब एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करती है। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिगार्डिंग कंट्रोल्स की बात की। अब हम काम की बात कर रहे हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज का क्या मतलब है सर? हमारे घर का पानी कौन कंट्रोल करता है? पाइप्स। तो आपने बस वो पाइप्स याद रखना है। फिजिकल कंट्रोल यानी फिजिकल सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी जितने भी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होते हैं, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में, बट अभी के लिए आप मान लो इनके रिगार्डिंग कंट्रोल्स। अगला पी क्या है सर? अगला पी था पीई, परफॉर्मेंस रिव्यूज, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजटेड परफॉर्मेंस। एंड लास्ट पॉइंट वाज एस फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है? ऑथोराइज करने वाला बंदा अलग, उसको एग्जीक्यूट करने वाला अलग। जब माल आएगा एग्जीक्यूट करके, उसकी कस्टडी किसी और के हाथ में, और इस सब के रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो किसी और के हाथ में। यानी हमने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को बांट दिया, पूरे के पूरे फ्लो को बांट दिया। ऑथोराइज अलग करेगा, एग्जीक्यूट अलग करेगा, कस्टडी किसी और के हाथ में, और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स किसी और के हाथ में जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हां सर। डन डनाडन डन डन सर। अब आती है सिग्निफिकेंट रिस्क। जस्ट गो कॉन्सेप्चुअली। सिग्निफिकेंट रिस्क का क्या मतलब है सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो कब गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सर? जब कोई चीज पेचीदा होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। यानी आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, फ्रॉड के केस में भी ज्यादा होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का क्या मतलब था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन में फ्रॉड है? फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में दिक्कत कब आती है? व्हेन इट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ओ फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यू फॉर अनयूजुअल इन नेचर। देन डी वाले दो पॉइंट क्या थे? डी वाले दो पॉइंट क्या थे? मैं भूल गया सर, कोई बात नहीं, रिवाइज करो ना बाबू। डी के दो पॉइंट क्या थे? डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द फाइनेंशियल अमाउंट्स। मेजरिंग द फाइनेंशियल अमाउंट यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द फाइनेंशियल अमाउंट, जहां पे वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है। ठीक है सर। एंड अगले डी का क्या मतलब था? डेवलपमेंट्स। कौन कौन सी डेवलपमेंट्स थी? अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक एंड अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया, खुश हो गए सारे के सारे बच्चे, लास्ट टॉपिक वाला आ गया रिवीजन। मैंने कहा किसमें क्या था? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। सर मॉनिटरिंग क्या होता है? लॉजिकल है ना यार, ये चेक करना कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। व्हाट यार, मतलब व्हाट? क्यों करते हैं मॉनिटर? ताकि आप उसको असेस कर सको, टाइमली रेमेडियल एक्शन ले सको। कैसे करते हैं? दो तरीके थे, नहीं तीन। या तो आप ऑनगोइंग एक्टिविटीज में मॉनिटर करते चलो, या इसके लिए सेपरेट इवैल्यूएशंस कराओ किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से, या तीसरा था दोनों का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा ऑनगोइंग कैसे पता चलेगा कंट्रोल में गड़बड़ है? बाहर वाले बताएंगे। बाहर वाले बताएंगे यानी कम्युनिकेशन बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। यू कैन गेट सम कस्टमर कंप्लेंट्स, यू कैन गेट सम रेगुलेटरी कमेंट्स। दैट्स इट, दैट्स इट। Awesome, awesome, awesome. Welcome everyone to this another revision session of chapter number 4 risk assessment internal control. आज हमने सर क्या पढ़ा? छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट टॉपिक्स। आप ही की तरह क्यूट क्यूट बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आज हमने पढ़े। क्यूट सुन के खुश हो जाते हो? अब इधर फोकस करो। कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट, यानी इसका क्या मतलब था? एज अ ऑडिटर मुझे एंटिटी के सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करने, मुझे सिर्फ वो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने जिसका एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फर्क पड़ता है, विच आर रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर? कुछ फैक्टर्स कंसीडर करके, जहां जहां फैक्टर्स वहां वहां हमारी मेमोरी टेक्निक। तो मुझे बताओ ये रेलिवेंट काम कौन करता है? दिल्ली की एमसीडी। दिल्ली की एमसीडी कहते हैं भाई मैं सिर्फ रेलिवेंट काम करूंगी, मैं सिर्फ बेसिक काम करूंगी, जो लॉज एंड रेगुलेशन कहते हैं बस वो काम करूंगी, एक्स्ट्रा काम मेरे से मत एक्सपेक्ट करना। कल को तुम बोलो पुल टूट गया, टूटने दो, हम बस बेसिक बेसिक काम पे ध्यान देंगे। तो तुमने याद रखना है बेसिक काम करती है कौन? दिल्ली की एमसीडी। एंड एमसीडी कौन सी सिटी की? दिल्ली की। तो तुमने सारे ईटी वाले पॉइंट याद रखने हैं। सर क्या मतलब था? एमसीडी का मतलब क्या था? मटीरियलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी। कम ऑन, मटीरियलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी। और इसका मतलब था मटीरियलिटी का क्या था? मटीरियलिटी बस एक वर्ड लिखना है, पॉइंट हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। जो आपके इंटरनल कंट्रोल है उनकी क्या नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ जाती है? जब एंटिटी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती है। उसके बाद था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ द बिजनेस आपने देखनी थी, डाइवर्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। फिर सर इसके बाद बेसिक का मतलब क्या था? बिजनेस
बिजनेस का क्या मतलब था? नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी, सिंपल पॉइंट है। एसआई का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, जिसके लिए आपने कंट्रोल लगाया है। दूसरा एसआई का क्या मतलब था? साइज ऑफ द एंटिटी। एंड सी का मतलब था सर्कमस्टेंसेज एंड द एप्लीकेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट में आता है सर क्या? लॉज एंड रेगुलेशन, यानी आपने लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से को ध्यान में रखते हुए देखना है क्या कंट्रोल्स रेलिवेंट है टू द ऑडिट। इसके बाद हमने एक प्यारा सा टॉपिक डिस्कस किया, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इससे पहले भी एक टॉपिक में हमने बेनिफिट्स पढ़े थे, वो क्या था? वो था बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल। यानी आप जब इंटरनल कंट्रोल को समझते हो तो तीन बेनिफिट्स क्या थे? सबसे पहले तो ये समझ आता है कंट्रोल्स किस चीज के लिए लगाया गया है, व्हाट वाज द रिस्क पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जिसके लिए कंट्रोल लगाया गया है। जब आपने इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिलाया तो क्या बनी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ के आपको समझ आता है आंटी ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्या मुझे कितनी टेस्टिंग करके चलनी है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग के बेनिफिट्स थे। अब इवैल्यूएशन करने के बेनिफिट्स क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। जब आप कंट्रोल को टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा क्या इंटरनल कंट्रोल्स जो एडिक्वेट है एंटिटी के लिए वो इन यूज है या नहीं। तो या तो होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये पता चल जाएगा कि कंट्रोल्स या तो एडिक्वेट है या नहीं। अब ये है या नहीं किस पे डिपेंड करता है? आपसे पहले भी एक ऑडिटर है जिसका काम ही इंटरनल कंट्रोल देखने का है, उसका नाम क्या है? इंटरनल ऑडिट। तो आपको सबसे पहले पता लगेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। फिर अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, मतलब क्या होगा? दो फायदे बताओ सर। जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाएंगे, यानी एरर्स और फ्रॉड्स विल बी इजीली लोकेटेड इन ओकॉब। ओकॉब मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या था? एसेट्स विल बी सेफ गार्डेड। इसी के ऊपर हमने बैक क्वेश्चंस में क्वेश्चन भी किया था, याद है सर, कि एसेट्स आर सेफ गार्डेड। ये हमको कैसे पता चलेगा? कंट्रोल्स को इवेल्युएट करके। एंड अगर कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं करे तो आपको पता चल जाएगा कंट्रोल्स में क्या गैप्स हैं, क्या वीकनेस है। उन वीकनेस पे आप सजेशन दे सकते हो, और ये वीकनेस वाली चीज भी, इस पे भी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है सर। फिर आता है सर अगला पॉइंट, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द इंटरनल कंट्रोल। एकदम चुम्मेश्वरी टॉपिक सर। इसमें क्या है? सिंपल एंड स्कोरिंग टॉपिक है, बस तुमने लॉजिकली साथ साथ चलना है, लॉजिकली चलना है, लॉजिकली चलना है, लॉजिकली चलना है। अब इधर आओ सर, सारे के सारे बच्चे। क्या पहला पॉइंट क्या था? नरेटिव रिकॉर्ड। सारे के सारे बच्चे इधर फोकस करो, नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव रिकॉर्ड में क्या आता है सर? नरेशन आती है। इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है? आधी अधूरी या कंप्लीट एग्जॉस्टिव? कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कैसे पता चलेगा हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या ऑपरेट कर रहा है? सारे बच्चे बताओ सर। हमको यह पता चलेगा पूरी जांच पड़ताल करके। जांच पड़ताल का क्या मतलब है? ऑब्जर्व करके और टेस्ट करके कि क्या इंटरनल कंट्रोल है। पर तुमको ही क्यों करना पड़ रहा है? एंटिटी क्यों नहीं करके दे रही? सर एंटिटी छोटी एंटिटी है, इट इज अ स्मॉल एंटिटी, इसके पास प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट ये 3 पॉइंट बताओ। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? सर डिसएडवांटेजेस 3 है, सिंपल सी बात। हमें पूरे सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करना है, विच इज अ वेरी टफ थिंग। सो टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम इज क्वाइट डिफिकल्ट, मेहनत लगती है। दूसरी चीज, जब आप सिस्टम को राइट डाउन करो तो हो सकता है बीच में कुछ गैप्स रह जाए, वीकनेस रह जाए जो ना पता चल पाए। एंड तीसरा पॉइंट क्या था सर? इंटरनल कंट्रोल को डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, तो अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंजेस हो गए तो हमको कैसे पता चलेंगे? सो टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ द रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, लोगों चेंज वेंज हो गए तो वो बड़ा टफ हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स अपने को ध्यान रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करना मुश्किल है टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम। दूसरी चीज क्या थी? कुछ गैप्स वैप्स रह सकते हैं हमसे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, लोग इधर उधर होंगे, हमको कैसे पता लगेगा? ठीक है सर। अब आता है चेकलिस्ट। ये तो अपना पुराना प्यार है सर। पुराना प्यार मतलब इसको हमने प्लानिंग में पढ़ा था, ऑडिट प्रोग्राम। इसमें अपन क्या करते हैं, जितने भी हमारे असिस्टेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं या उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं जो उनको पूछने हैं सामने वाले से, ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है, कैसे पता लगेगा उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो करे? धीरे धीरे चलो सर, वो अपने इनिशियल मारता है, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है? बड़ा बड़ा या यस नो नॉट एप्लीकेबल, यस नो नॉट एप्लीकेबल। अब एग्जांपल दो मेरे को, बीबी वर्चुअल वाला। सर उसमें क्या था? सबसे पहले टेंडर लिया कि नहीं, कोटेशन, फिर परचेज ऑर्डर था कि नहीं। अगर परचेज ऑर्डर था तो उसकी 2 चीजें ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा, प्री नंबर्ड होगा, खत्म कहानी। और लास्ट पॉइंट क्या था? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं। तो आपने बोलना है जो बंदा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है उसके पास कस्टडी नहीं होनी चाहिए, ऑथराइजेशन नहीं होनी चाहिए और उसने परचेजेस नहीं करी होनी चाहिए। हो गया सर। अब आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन यार।
नाम में ही आंसर है, इट इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जो आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूछोगे, जिससे आपको पता चलेगा कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली या नहीं। डन डनाडन आंसर। फ्लो चार्ट, एरो डायग्राम, यानी इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या ये बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है या कंसाइज होता है? सर इट इज अ वेरी कंसाइज थिंग। कंसाइज का दूसरा नाम क्या था? मिनिमाइज। ये मिनिमाइज कर देता है नरेटिव एक्सप्लेनेशन को, एंड लास्ट में आपने बोलना है, ऊपर ऊपर से पता चल जाता है पूरा कंट्रोल कैसा है, यानी इट गिव्स यू अ बर्ड आई व्यू ऑफ हाउ द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन इज देयर, जो ऐसे हमने बताया था ऐसे ऐसे करके, हाँ हाउ इज द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, प्लस आप बता सकते हो कहां कमी दिख रही है और उसके हिसाब से सजेशन दे सकते हो, यानी यू कैन टेल द डेफिशिएंसीज एंड उसके हिसाब से यू कैन गिव द सजेशन। एंड लास्ट में मैं आपको बहुत एक ही बात बोलूंगा, सर क्या? चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, यानी द चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल स्टैंड्स कंप्लीटेड राइट नाउ। एंड एक बात हमने सीखी है सर, क्या? कई लोग बोलते हैं सर वो सीए में ना पास हो गया क्योंकि वो लकी था। सच में लकी था या उसने मेहनत की थी? सोचना इसके बारे में। आई फील वर्क हार्ड इनफ दैट इवन द लक स्टेप्स इन टू सपोर्ट यू। लक भी उसी को सपोर्ट करता है जो मेहनत करता है। ईश्वर बायस्ड नहीं है, ईश्वर बायस्ड नहीं है, ये गलत है। ईश्वर बायस्ड है, और बायस्ड किसको लेके? जो मेहनत कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो ईश्वर आपकी तरफ बायस्ड हो जाए, आपको लकी बना दे, मेहनत करना शुरू कर दो। जिस दिन आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, आप अच्छे इंसान बन गए, आप ईश्वर की गुड बुक्स में आ जाओगे। तुम्हें अपने दोस्तों की गुड बुक्स में नहीं आना, तुम्हें अपने परिवार वालों की गुड बुक्स में नहीं आना, तुमको ईश्वर की गुड बुक्स में आना है। और उसका एक ही इलाज है, कर्म। कर्म ही असली धर्म है। और जब आप कर्म करते हो, सक्सेसफुल होते हो, सब आपके साथ आ जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली सबकी गुड बुक्स में आ जाते हो। आपकी फैमिली आपसे प्यार करने लगती है, आपके दोस्त आपसे प्यार करने लगते हैं। एवरीवन प्रेजेस यू। सो कर्म ही असली धर्म है। जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, लक आपकी ओर आएगा। लक कुछ नहीं है, ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स है। गॉट द पॉइंट? यस सर। So that's all for right now. That's all for today. यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन स्कोर करेंगे।